हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये समझा, जीरोज़ क्या होते हैं ये समझा, उसकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये समझा, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ ग्राफ्स लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए देखा, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए देखा एंड कुछ ग्राफ्स हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को ग्राफ्स के लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में बताने वाला हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज छोटा सा लेक्चर होगा, इसके साथ हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सिंस इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड ही पढ़ाया गया है, ज़्यादा बताया गया है, दैट्स वाई मैं भी इस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ। आज के लेक्चर में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है लेक्चर, दैट्स वाई मैं लीनियर पॉलिनोमियल के लेक्चर को अलग रखना चाहता हूँ। ये छोटा सा एक लेक्चर होगा, 20 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा। इसके बाद जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाऊँगा तो एटलीस्ट कम से कम 40 से 50 मिनट का तो वो लेक्चर आएगा ही, बिकॉज थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। CBSE में जो बुक है उस पर बहुत ही कम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूँ इसके बारे में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे एंड देन ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि जीरो उसके कैसे फाइंड होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली 1 जीरो होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है आप लोगों को। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है वे लेक्चर 1 जा कर के देखें, और जिन्होंने लेक्चर 1 देख लिया है वे इसे अच्छे से समझ पाएंगे मैं कैसे क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और 1 बाय 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो हमने देखा था लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है। अगर इसके ज़ीरो हमको फाइंड करने हैं तो इसके लिए हम लोगों को ax प्लस बी को इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करना होगा। लीनियर पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है, मे बी एक भी ज़ीरो ना हो लेकिन मैक्सिमम 1 0 होगा एंड मिनिमम 0 0। यहाँ पे अगर हम लोग को ज़ीरो फाइंड करना है, ज़ीरो का मीनिंग मैं बता दूँ आप लोगों को। वेरिएबल दैट इज़ यहाँ पे x दिया हुआ है, x के टर्म में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दिया होता है, कई बार y z कुछ भी दे सकता है वहाँ पे p t, बट यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं x पे बेस्ड होता है। x पे जो वेरिएबल होता है ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, उसे बोलेंगे उसका ज़ीरो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं ज़ीरो फाइंड करने की कोशिश करूं तो x के पार्ट को यहाँ पे हम लोग रहने देंगे, b को पहले हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे x के साथ a मल्टीप्लाई है,
मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं लेना है। एंड साथ में ये एक कोई नंबर होगा जो x के साथ होगा। इस नंबर को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे और ये जो नंबर होगा ये कांस्टेंट होगा। ये b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट दैट इज कोई नंबर होगा जो वेरिएबल के साथ नहीं होगा। जो वेरिएबल के साथ नंबर नहीं होगा उसे कांस्टेंट बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू कैसे फाइंड होगा। ये -b था एंड a क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे, इस इक्वेशन पे, लीनियर पॉलिनोमियल पे अगर मैं x की वैल्यू -b/a रखता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। दैट इज x की वैल्यू रखने से 0 हो जाएगा। सो इस -b/a को हम लोग बोलेंगे ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। चेक करेंगे हम लोग, कैसे चेक करेंगे देखिए। वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू -b/a है तो जहाँ भी x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे -b/a रखेंगे। रखते हैं यहाँ पे a इंटू x की वैल्यू -b/a एंड देन प्लस b। x की जगह पे हमने -b/a रख लिया और बाकी बचा हुआ एज इट इज़ ऐसा ही लिख लिया। यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -b एंड प्लस b। अगर इसे सॉल्व करें हम लोग तो ये 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने x की वैल्यू -b/a रखा, ये पूरा का पूरा लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो गया। मैंने ये भी बता रखा है आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल कब बोला जाता है। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। सो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 0 के लिए, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेकर के देखता हूँ, फिर ग्राफ के बारे में हम लोग देखेंगे। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ 2x - 7, सपोज +7 ले लिया मैंने, सपोज इसकी तरह। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x के साथ में 2 एक नंबर है और ये नंबर क्या है, यहाँ पे a के प्लेस पे है। सो a क्या है, यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड b क्या है 7। सो इक्वल टू 0 लेकर के अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2। अब अगर इसे हम लोग चेक करें कि ये पूरा लीनियर पॉलिनोमियल जो गिवन है वो 0 हो रहा है या नहीं। अगर 0 हो रहा है तो ये इसका 0 कहलाएगा, अदरवाइज 0 नहीं कहलाएगा। बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं x की, बट 0 की बात करेंगे तो 0 के कंडीशन में सिर्फ ऐसा ही वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो इक्वल जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। इससे एक फॉर्मूला भी बनता है 0 का, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। फिलहाल अभी हम लोग चेक करते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -7/2 प्लस 7। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -7 प्लस 7 और इसे सॉल्व करने से ये इक्वल टू 0 आएगा। सो बोल सकते हैं -7/2 क्या है, 0 है। किसकी 0 है, इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 7 का 0 है। सो ऐसी वैल्यू रखें x की जिससे वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, उसे बोलेंगे उस एक्सप्रेशन का 0। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट ये करने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर बार जो b के प्लेस पे नंबर आ रहा था वो न्यूमरेटर में आ रहा है एंड यहाँ पे भी हम लोग b देखेंगे न्यूमरेटर में है एंड a क्या है जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में है।
सेम यहाँ भी ऐसे ही आएगा, ये b के प्लेस पे था, ये न्यूमरेटर में आ गया, और ये a के प्लेस पे था, ये डिनोमिनेटर में आ गया। सो यहाँ पे हम लोग कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, और जो डिनोमिनेटर में है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है। इसे ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ इसे, स्पेस की कमी है। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देन मैं बोल सकता हूँ कि ये माइनस साइन तो है ही, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। एंड साथ ही साथ में हम लोग देख सकते हैं, इस माइनस को मैं सामने लिख लूँ, ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x। सो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी हम लोग को ज़ीरो फाइंड करना होगा, जब भी हम लोगों को ज़ीरो फाइंड करना होगा किसी लीनियर पॉलिनोमियल का, सो कांस्टेंट टर्म को हम लोग न्यूमरेटर में लिख लेंगे एंड डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x को लिख लेंगे एंड विद माइनस साइन। सो ये ज़ीरो हो जाएगा। जब भी हम लोग को ग्राफ में ज़ीरो फाइंड करना होगा, बड़े आराम से लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। सो ये तो समझ में आ गया, हमने चेक भी कर लिया, ज़ीरो किसे कहते हैं ये भी देख लिया हमने। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 2x + 7 ही, इस एग्जांपल को मैं ले करके चलता हूँ और इसके ग्राफ को बनाऊँ, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, कई बार हम लोग जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को कई बार हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ना बोलने की बजाय शॉर्ट में हम लोग कई बार f ऑफ x या फिर p ऑफ x बोल देते हैं, या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा मैथ्स की बुक में ऐसा दिया होता है, ये फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यही बोलेंगे। लेकिन लेने के लिए हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, s ऑफ x, t ऑफ x, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग f ऑफ x या p ऑफ x के नाम से ज़्यादा जानते हैं। सो जो f ऑफ x होगा, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल गिवन है, इसे पॉलिनोमियल को शॉर्ट में f ऑफ x बोलूँगा। अगर उस f ऑफ x में हम लोग अलग अलग वैल्यू रखें, तो अलग अलग वैल्यू रख के हम लोग x एंड y एक्सिस में कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू गिवन है, तो x एक्सिस पे जो भी इस x की वैल्यू हम लोग रखेंगे वो x एक्सिस पे जाएगी एंड पूरा का पूरा पॉलिनोमियल y एक्सिस को मानेंगे, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल y एक्सिस को मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 7, ऐसा बोल दिया मैंने। अब मैं बोलूँ कि y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग के मन में यही आना है हमेशा। जब भी कुछ भी वैल्यू अपने से रख दे तो सभी के माइंड में यही आता है कि 0 से या 1 से स्टार्ट करते हैं। सो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 0 या 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर मैं केस 1 लूँ, केस 1 में मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो देन मैं बोलूँगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2x + 7, दैट इज 2 इंटू x, x की वैल्यू 1 है, 1 + 7, 2 × 2 + 7 9।
सो जब ग्राफ बनाने का नंबर आ रहा है और उसे हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं y की वैल्यू 9 जा रही है, 1 पे 9 जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी सी वैल्यू x की 9 को बहुत ज़्यादा जंप करा रहा है, y को बहुत ज़्यादा जंप करा रहा है 9 पॉइंट तक। सो 9 पॉइंट तक जंप कराने से अगर मैं फिर नेक्स्ट 2 लेता हूँ तो ये और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा एंड y की वैल्यू और ज़्यादा हम लोगों को लेना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। ज़्यादा बेटर होगा कि कुछ ऐसी वैल्यू लें जिससे ये थोड़ा कम होता चला जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ, ये तो केस 1 आ गया, केस 1 आ गया। केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 में अगर मैं x = अब हम लोग थोड़ा सा कम लेंगे, हम लोग को पता चल गया कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा जा रही है, y की वैल्यू 1 पे ही, 2 पे और ज़्यादा जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ज़्यादा बेटर है हम लोग को कम लेते हुए जाना है वैल्यू को। केस 2 में अगर मैं x = 0 लूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 0 + 7 = 7 हो जाएगा। इसी तरह से मैं केस 3 देखूँ, केस 3 देखूँ, केस 3 में अगर मैं x = -1 लेता हूँ देन y की वैल्यू 2 × -1 + 7 = -2 + 7 = 5 होगी। इसका मतलब ये जैसे जैसे हम लोग 1 से कम हो रहे हैं, 0, -1, -2, -3 ऐसा जा रहे हैं, तो हम लोगों को y की वैल्यू 0 की तरफ मिलती हुई दिख रही, कम होता हुआ दिख रहा है। 9 से 7, 7 से 5, इसमें हमने वैल्यू कम किया 1, 0, -1, तो y की वैल्यू भी कम हो रही है। y की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब किसी नेगेटिव पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, किसी नेगेटिव पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, कब, किसी नेगेटिव वैल्यू पे, x का कोई नेगेटिव वैल्यू होगा जिससे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है 0 फाइंड करने के लिए। 0 कैसे फाइंड होगा चलिए देखते हैं। बता रखा है मैंने, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो केस 3 में हम लोग 0 ही फाइंड कर लें। केस 4 में यहाँ पे मैंने सभी केसेस आप लोगों को बता दिया है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को जब हम लोग बनाते हैं तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन आती है, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू ही एनफ होता है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं केस 4 में क्या हो रहा है। केस 4 में एट x = बताइए आप लोग, 0 इसकी क्या होगी, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 0 इसकी जो होगी वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। क्या हो जाएगा देखते हैं। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 7 है, -7 अपॉन ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है मैंने, -7/2 है। मैं हटाता हूँ इसे, ये पूरा हटा लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग को 0 फाइंड करना है किसी लीनियर पॉलिनोमियल का, तो x = केस 3 में x = इफ़ x = -7/2 देन y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये पूरी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। y = 2x, x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 2 × -7/2 + 7। सॉल्व कीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -7 + 7 = 0। ये देखिए
अब इसके बेसिस पे हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं हम लोग। टेबल कैसे बनेगा ये देखिए आप लोग। जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू लेते जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों को उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती जाएगी, दैट इज y की वैल्यू मिलती जाएगी। y की वैल्यू मतलब 2x + 7 की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट केस में हमने x की वैल्यू 1 लिया, तो इन दैट केस y की वैल्यू 9 था। सेकेंड केस में हम लोगों ने जब x की वैल्यू 0 लिया, देन y की वैल्यू 7 था। थर्ड केस में जब हम लोगों ने x की वैल्यू -7/2 लिया, थर्ड केस क्या था, -1 था, उस केस में y की वैल्यू 5 आ गई थी। एंड फोर्थ केस जो हमने लिया वो 0 ही ले लिया, जो फॉर्मूले से हमने फाइंड करा था। 0 में -7/2 लिया, उस केस में y की वैल्यू 0 हो गई। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा 9 पॉइंट तक जाएगा पॉजिटिव में। y की वैल्यू सभी किसी भी वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव में भी गया हुआ है, नेगेटिव में गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है एंड नेगेटिव में 7/2 है, -7/2। ये -7/2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, -7/2 सॉल्व करते हैं, -7/2, तो ये आ जाएगा -3.5। तो ये 3.5 इस ग्राफ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कहाँ पे लोकेट करेगा, ये हम लोग देखते हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश दैट इज नेगेटिव, ये 0 ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। x एक्सिस y एक्सिस के लिए भी ओरिजिन पॉइंट है, ये y एक्सिस के लिए भी ओरिजिन पॉइंट है, एंड x एक्सिस के लिए भी ओरिजिन पॉइंट है। x एक्सिस के राइट साइड में अगर हम लोग शिफ्ट होते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। x एक्सिस के ऊपर तरफ हम लोग, y एक्सिस के ऊपर तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो y एक्सिस में तो ऑलरेडी हम लोगों को नेगेटिव पार्ट मिला ही नहीं है, 0 मिल गया है, नेगेटिव पार्ट नहीं मिला है। सो ज़्यादा बेटर होगा कि y एक्सिस को ज़्यादा ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ाते हुए जाएं। मैं अगर देखूं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड x एक्सिस का जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो सिर्फ 1 है, लेकिन हम लोग 4 पॉइंट तक चले जाते हैं। एंड x एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट जो था वो 3.5 दैट इज -3 एंड -4 के बीच का वैल्यू है। 1 -2 -3 -4, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा -3.5। ये -3.5 होगा, विच इज इक्वल्स टू -7/2। सो यहाँ पे y एक्सिस के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये नेगेटिव पॉइंट है, इसे हम लोग लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसा गिवन है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू गिवन है, 1 कहाँ पे है, x एक्सिस पे, ये 1 जहाँ पे है वहाँ, यहाँ पे 9 है। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं एक दूसरे, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ और इस पे भी 1 पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा जाएगा।
यहाँ पे ये दोनों पॉइंट 1 एंड 9 एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। सो ये पॉइंट है इसका, इस पॉइंट की वैल्यू हो गई, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाले वैल्यू को पहले हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, एंड वाई एक्सिस वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। 9 1 एंड 9 लिख दिया मैंने। इसी तरह से 0 अगर मैं देखूं, 0 एक्स एक्सिस है एंड 7 पे वाई एक्सिस की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए ये हर जगह 0 ही होगा। एक्स वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हर जगह 0 माना जाता है एंड एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हर जगह 0 माना जाता है। सो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे मैं कहीं भी चला जाऊँ वहाँ पे 0 माना जाएगा। ऑलरेडी मुझे y की वैल्यू 7 मिल रहा है, 7 पॉइंट पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की वैल्यू हम लोग लेंगे 0 एंड 7, 0 एंड 7। और अगर मैं इसी को लेकर के अगर लाइन ड्रॉ करूं तो एकदम सीधा लाइन ऐसे जाते हुए वो यहाँ से ही कट होते हुए एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। सो आराम से हम लोग को विदाउट फाइंडिंग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग आराम से जब भी लाइन को ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट के हेल्प से, तो वो पॉइंट 3.5 से ही कट करते हुए जाएगा। दैट्स वाई मैं इसी वजह से बोल रहा था कि 2 वैल्यू ही काफ़ी होती है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सो ये स्ट्रेट लाइन 2 वैल्यू काफ़ी हो जाएगी। फिर भी मैं बोलूँ, हम लोग देखते हैं -1 एंड 5, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं -1 एंड 5, कुछ ऐसा वैल्यू -1 एंड यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा -1 एंड 5 की वैल्यू आएगी, है ना, बिकॉज 5 वाई की वैल्यू थी, वाई हमने बाद में वाई की वैल्यू को लिया, एक्स की वैल्यू को पहले लिया। इसी तरह से -7/2 क्या है, 3.5 है। 3.5 पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। मैंने ऑलरेडी बताया आपको एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी y की वैल्यू 0 मानी जाएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को लूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 3.5 यहाँ पे हो जाएगा। और इन सभी लाइन को, इस सभी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो कुछ ऐसा ज्वाइन होते हुए एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे। थोड़ा सा ये एक्चुअली मेज़रमेंट यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली नहीं हो पाता है हम लोगों का, सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट फिर भी मैं कहूँगा ये लाइन ऐसा ही जाएगा। आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सो स्ट्रेट लाइन एक्स लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ऐसा कुछ बनता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये टेबल की हेल्प से हम लोग ये ग्राफ हम लोग बना लेंगे। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऑफ 2x + 7, 2x + 7 की ये लाइन है। ये लाइन किसकी है, 2x + 7 की। इसी तरह से NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे नेक्स्ट मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। अभी इसे नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए इसे नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा पेन कॉपी लेकर के बैठिए, नोट कर लीजिए इसे।
सो अब हम लोग एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। एनसीईआरटी की न्यू बुक में पेज नंबर 12 पे गिवन है ये एग्जांपल 2x + 3 f of x y = f of x = 2x + 3। पेज नंबर 12 पे जो ग्राफ बना हुआ है वो इसके लिए बना हुआ है। एंड एनसीईआरटी के ओल्ड बुक पे पेज नंबर 22 पे ये गिवन है। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं एंड देन इसके ग्राफ को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और इस बार मैं विदाउट फाइंडिंग ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ की जो लाइन क्रॉस करेगी वो ज़ीरो पे ही क्रॉस करेगी। हम लोग इसकी वैल्यू ज़ीरो फाइंड नहीं करेंगे, फिर भी ज़ीरो पे ही क्रॉस करेगी, उसी पॉइंट पे क्रॉस करेगी जहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं x की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या लिया हमने, केस वन में मैंने लिया x = -2। उस केस में अगर y की वैल्यू मैंने फाइंड किया तो हमने 2x + 3 था इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन, 2 × x की जगह पे -2 रखा +3, 2 × 2 = 4 एंड माइनस साइन है, -4 + 3 = -1। सो -2 पे -1 वैल्यू आ रही है x की। इसी तरह से केस 2 अगर मैं लेता हूँ तो +2 अगर लेता हूँ तो +2 पे y की वैल्यू 7 आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया है। 2x + 3 पे x की जगह पे 2 रख लिया बिकॉज 2 लिया है x की वैल्यू, तो 2 × 2 4, 4 + 3 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं x की वैल्यू -2 पे -1 था y एंड +2 पे 7 था y। इसी तरह से हम लोग और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की, लेकिन अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मैक्सिमम 2 वैल्यू लेने पर भी हम लोगों को दो वैल्यू सिर्फ हम लोग लेते हैं, फिर भी हम लोगों को इसकी ग्राफ सेम टू सेम वही आने वाली है। देख सकते हैं हम लोग x की -2 से स्टार्ट है वैल्यू एंड y का -1 से मैक्सिमम, एंड y का पॉजिटिव वैल्यू 7 तक गया हुआ है एंड x का पॉजिटिव वैल्यू 2 तक गया हुआ है। तो 7 तक जाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा बड़ा पार्ट लेना होगा, y का पॉजिटिव पार्ट। y का नेगेटिव पार्ट छोटा भी रहेगा तो चलेगा बिकॉज -1 ही सिर्फ है, -1 -2 -3 -4 ऐसा करके चलता रहेगा। यहाँ पे मैं बोलूँ x का जो पॉजिटिव पार्ट था वो मैक्सिमम 2 तक था, लेकिन फिर भी मैं 4 पॉइंट तक लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड नेगेटिव में भी -2 तक था तो 4 पॉइंट ही लेता हूँ इसे, -1 -2 -3 -4 एंड ये आ जाएगा x डैश, ये आ जाएगा x, ये y, ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ कार्टेशियन सिस्टम का। सो अगर हम लोग देखें -2 पे y की वैल्यू 1 थी, -2 x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -1 यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और ले जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, 6 एंड देन 7 6 5 4 3 2 1। -2 पे y की वैल्यू -1 है, तो एक दूसरे को क्रॉस यहाँ पे करेंगे ये, और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे -1 एंड -2, सॉरी -2 एंड -1। x की वैल्यू को पहले लिखते हैं -2 -1। इसी तरह से x का वैल्यू अगर 2 होता है तो उस केस में y की वैल्यू 7 हो जाएगी। एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। सो 2 एंड 7, इन दोनों लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर लूँ
ऐसा ड्रॉ करते हुए लाओ तो एक दूसरे से ऐसी लाइन कुछ बनेगी। एंड ज़ीरो कहाँ पे बन रहा है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, -1 एंड -2 के बीच में ज़ीरो आ रहा है। अगर मैं ज़ीरो की बात करूँ तो इसकी ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग को पता है ज़ीरो के लिए क्या आता है। ज़ीरो के लिए देखिए हम लोग फाइंड करते हैं, ज़ीरो के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, एट फॉर ज़ीरो के लिए x की वैल्यू -3/2 दैट इज़ 1 -1.5 एट x इज इक्वल टू -3/2 y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके आप लोग देख लेंगे यही आएगा। x की वैल्यू -3/2 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड एग्जैक्टली ये साफ साफ दिख रहा है कि -3/2 दैट इज़ 1.5 -1.5 एकदम -1 एंड -2 के बीच में ही आ रहा है ग्राफ का लाइन ड्रॉ करने पर। आप लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो सेम टू सेम आएगा। मेरे भी इस लाइन पे आ गया है, मतलब इसका मैंने डिस्टेंस लगभग सेम लिया है। सो y की वैल्यू यहाँ पे 0 तो होगी, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x पे -3/2 एंड 0, ये वैल्यू होगा। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में एंड उनके ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ेंगे। उनके ग्राफ को बनाते हुए एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उस स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है और इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। अब ये भी इसके अलग अलग केस होते हैं, बहुत सारे केस हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आज मैं इस लेक्चर में नहीं बताने वाला हूँ। जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को समझाऊंगा तो अलग से एक लेक्चर लेते हुए मैं बताऊंगा। सो मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस की ओर से आप लोगों को एक बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर भी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। बट ये नेक्स्ट वीडियो वगैरह 1 by 1 मैं तभी ला पाऊँगा जब आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। एंड मोटिवेट करने का एक ही जरिया है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ये वीडियो एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बिकॉज इसके थ्रू ही आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।